नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कैबिनेट की बैठक में 4 बड़े फैसले। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के लिए 99,000 करोड़ रुपए मंजूर। आरडीआई स्कीम के लिए भी 1 लाख करोड़ की मंजूरी। नई राष्ट्रीय खेल नीति पर मुहर। जून में जीएसटी कलेक्शन 1,85,000 करोड़ रुपए। बिग बोल्ड रिफॉर्म को 8 साल पूरे। पीएम मोदी ने जीएसटी को बताया ऐतिहासिक रिफॉर्म। यूएस ट्रेड डील के लिए अगले 24 घंटे काफी अहम। यूएस का कॉमर्स डिपार्टमेंट डील के शुरुआती मसौदे पर राष्ट्रपति ट्रंप से करेगा चर्चा। 9 जुलाई से पहले भारत के साथ मिनी ट्रेड डील संभव। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन दायरे में बाजार। सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग। मिड कैप इंडेक्स निचले स्तर से सुधरकर बंद। एफएमसीजी, रियल्टी, आईटी शेयरों पर दिखा दबाव। आज से देश में कई बड़े बदलाव लागू। रेल सफर हुआ महंगा। तत्काल बुकिंग के लिए अब चाहिए आधार। पैन कार्ड के लिए भी आधार हुआ जरूरी। कमर्शियल गैस सिलेंडर हुआ सस्ता। दिल्ली में आज से 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पर सख्त एक्शन। पकड़े जाने पर चालान के साथ साथ स्क्रैप की जाएगी गाड़ी। पुरानी गाड़ियों को नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। कर्नाटक के हासन जिले में 40 दिन में 21 लोगों की हार्ट अटैक से मौत। मरने वालों में ज्यादातर लोग 45 साल से कम उम्र के। राज्य सरकार ने दिए जांच के आदेश। पहाड़ों पर बारिश से हाल बेहाल। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बादल फटने से मची तबाही। मैदानी इलाकों में भी नदी नाले उफान पर। आज यानी 1 जुलाई से देश भर में कई बड़े बदलाव लागू हो रहे हैं। रेलवे से लेकर यूपीआई तक, पैन कार्ड बनवाने से लेकर पुरानी गाड़ियों तक, ऐसे कई बदलाव हैं जिनका असर सीधे तौर पर आपकी ज़िंदगी पर पड़ेगा। इनके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए इन बड़े बदलावों के बारे में जानने के लिए जुड़ते हैं हमारे सहयोगी विपिन भट्ट से। बताएं विपिन जी। जुलाई का महीना आ गया और आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आया है। 1 जुलाई से कितनी बदल जाएगी आपकी लाइफ, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पैन कार्ड की। बिना आधार के अब ये कार्ड नहीं बन पाएगा। अब तक पैन बनाने के लिए आधार की अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन अब आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड नहीं बनेगा। लेकिन बड़ा बदलाव हुआ है आपके ट्रेन के सफर में। यहां पर किराए थोड़े से बढ़ते हुए नजर आए हैं। 2 पैसा प्रति किलोमीटर एसी पे बढ़ा है, 1 पैसा प्रति किलोमीटर नॉन एसी पे। लेकिन 1000 किलोमीटर की यात्रा पे आपको एसी में 20 रुपए ज्यादा देने होंगे और नॉन एसी में 10 रुपए आपको अतिरिक्त लगेंगे। लेकिन ज्यादा काम की बात रेलवे से आ रही है। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए अब आधार जरूरी कर दिया गया है। आईआरसीटीसी का आपका जो अकाउंट है वो आधार लिंक होगा, तभी आपका तत्काल टिकट बुक हो पाएगा। बीच में बड़ी धांधलियों की बात आई थी, उसको निपटाने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये कदम सरकार ने उठाया। और हाँ, तत्काल विंडो जो सुबह 10 से 10:30 खुलती है, उसमें 10 से 10:30 के बीच एजेंट बुकिंग्स नहीं कर पाएंगे। ये भी एक इसमें बदलाव आ रहा है। यात्री रिजर्वेशन चार्ट जो पहले 4 घंटे पहले बन के तैयार होता था ट्रेन के डिपार्चर के, अब वो 8 घंटे पहले बन जाएगा। उन लोगों को सुविधा होगी जिन्हें आखिरी वक्त में पता लगता था या स्टेशन पहुंच जाते थे कि अब उनका रिजर्वेशन तो कंफर्म हुआ नहीं है। हालांकि इसको 24 घंटे तक लाने की भी बातें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल 8 घंटे पहले आपको रिजर्वेशन चार्ट मिलेगा। अच्छी खबर आई है कि अब गैस सिलेंडर कमर्शियल वाला 19 केजी का सस्ता हो गया 58 रुपए 50 पैसे से। तो जो भी कमर्शियल यूज के लिए एलपीजी सिलेंडर खरीदना चाहते हैं उनके लिए दाम 58 रुपए 50 पैसे तक कम हो गए हैं। यूपीआई पेमेंट को ज्यादा सेफ बनाने के लिए अब वहां पर जो असली बैंकिंग नेम है, मान लीजिए किसी का नाम है अमित कुमार गुप्ता, आपके बैंक में दर्ज है, पूरा नाम दिखाई देगा, ना कि अमित गुप्ता, अमितू या कुछ और जो आप एडिट करके बना लेते थे वो नहीं। अब जो बैंकिंग नेम है वही अपीयर होगा। ये इसलिए ताकि सेफ ट्रांजैक्शन किया जा सके। बड़ी खबर दिल्ली से कि अब 10 साल पुरानी डीजल कारें और 15 साल पुरानी पेट्रोल कारें, इन्हें फ्यूल नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप से। उनको कैसे परखा जाएगा, जांचा जाएगा, उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया है। लेकिन इतनी पुरानी कारों को दिल्ली में अब फ्यूल नहीं मिलेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये बड़े बदलाव जुलाई से आपके लिए।
इधर दिल्ली में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। आज से दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल की और 10 साल पुरानी डीजल वाली कारों को पेट्रोल पंप से पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में कैसे लागू कराया जाएगा ये नियम, बता रही हैं संवाददाता प्रियंका कांडपाल। अगर आपके वाहन 10 या 15 साल पुराने हैं तो दिल्ली के पेट्रोल पंप में आपको आज से पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा। प्रगति मैदान में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और पेट्रोल पंप पर, तमाम पेट्रोल पंप पर इस तरीके के होर्डिंग्स लग गए हैं जिसमें साफ लिखा गया है कि 15 साल से पुराने वाहनों को पेट्रोल और 10 साल से पुराने वाहनों को डीजल नहीं मिलेगा। दरअसल एंड ऑफ लाइफ पॉलिसी को लेकर सीएकेएम और दिल्ली सरकार की तरफ से ये कड़े फैसले लिए गए हैं जिसे आज से लागू कर दिया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप में तमाम गाड़ियां जो आ रही हैं, तो ऐसे में कैसे डिसाइड होगा कि किन वाहनों को पेट्रोल मिलना है या नहीं मिलना है, उसके लिए पूरा एक सिस्टम बनाया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ आगे, जहां पर डीएसएम रूम लिखा है, इसके ठीक बगल में आपको एनपीआर कैमरा नजर आएगा। ये एनपीआर कैमरा जो है ये खास तौर पर इसी के लिए इन्हें सेट किया गया है। जैसे ही यहाँ से वाहन गुजर रहा है तो एनपीआर कैमरा जो है जो नंबर प्लेट है उससे सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेगा और अगर आपकी गाड़ी 10 या 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी, 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी है तो जो कैमरा है उससे लगा हुआ स्पीकर जो है वो साफ तौर पर उससे आवाज़ आने लगी कि ये वाहन जो है पुराना है, तय सीमा से पुराना है या एंड ऑफ लाइफ व्हीकल है, और उसके बाद पेट्रोल पंप आपको पेट्रोल डीजल नहीं देंगे। जी हाँ, तो ऐसे में अगर आपकी गाड़ी 10 या 15 साल पुरानी है तो अब दिल्ली में उनको पेट्रोल मिलना बंद हो जाएगा। 1 नवंबर से एनसीआर में ये शुरू कर दिया जाएगा और 1 अप्रैल 2026 तक यहाँ पूरी जगह इसे पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। रेलवे ने आज अपना एक सुपर ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम है रेल वन ऐप। ये एक क्लिक पर कई काम करेगा। अब आप रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड टिकट बुकिंग एक एप्लीकेशन से, यानी इसी एप्लीकेशन से कर पाएंगे। बुक करने के साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट, ट्रेन या पीएनआर से जुड़ी जानकारी, ऑन बोर्ड ई केटरिंग की सुविधा एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए मिलेगी। आज केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल वन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। रेलवे के मुताबिक रेल वन ऐप यात्रियों की सभी जरूरी सेवाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। मिडिल क्लास के परिवार हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है। उनके लिए कैसी हम फैसिलिटीज कर सकें, किस तरह से सुविधाएं बढ़ा सकें, कैसे अफोर्डेबल ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें, वो हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। आज रेल वन ऐप का आरंभ होना उसी भावना के तहत है। कैसे लोगों को टिकट की खिड़की पे चक्कर ना काटना पड़े, वहाँ लंबी लंबी लाइनों में खड़ा ना रहना पड़े। और आज डिजिटल इंडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव है देश में। 10 वर्षों में डिजिटल इंडिया ने हर जन के जीवन में परिवर्तन लाए। कैबिनेट की बैठक में आज 4 बड़े फैसले हुए हैं। सरकार ने एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए 99,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। साथ ही नई राष्ट्रीय खेल नीति को भी मंजूरी मिली है। ज़्यादा डिटेल के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, आज के बड़े फैसले। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है करीब 99,44,000 करोड़ रुपए का एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जिसके तहत 3.5 करोड़ नए रोजगार के मौके पैदा होंगे अगले 2 साल में, सरकार का अनुमान है। दूसरा, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन स्कीम करीब 1 लाख करोड़ रुपए का है। उसके अलावा राष्ट्रीय खेल नीति को मंजूरी दी गई, जो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ा फैसला, जैसा कि मैंने बताया, कि रोजगार देने वाली एक खास स्कीम एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को सरकार ने मंजूरी दी है। इस स्कीम की खासियत क्या है? इसमें सरकार नई नौकरी पाने वालों को, यानी कर्मचारी को कोई नई नौकरी पाता है तो उसको इंसेंटिव देगी, और साथ ही साथ कोई अपने यहाँ नए रोजगार देता है तो उसको भी इंसेंटिव देगी। यानी कंपनी को भी इंसेंटिव दिया जा रहा है और कर्मचारी को भी इंसेंटिव दिया जा रहा है। जो कर्मचारी को इंसेंटिव दिया जाएगा उसमें शर्त यह है कि आपकी वो पहली नौकरी होनी चाहिए और सैलरी 1 लाख रुपए या 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तब सरकार आपको क्या करेगी, 15,000 रुपए यानी
एक महीने की सैलरी 15,000 रुपए इससे कम, जो आपकी एक महीने की सैलरी होगी उसके बराबर का इंसेंटिव देगी आपको। मान लिया जाए आपकी 50,000 रुपए की नई नौकरी कहीं मिली है तो आपको सरकार 15,000 रुपए की इंसेंटिव देगी। 6 महीने नौकरी का पूरा कर लेंगे तो 7,500 रुपए देगी और अगले 6 महीने बाद आपको सरकार 7,500 रुपए देगी, सीधे आपके बैंक अकाउंट में सरकार देगी। शर्त ये होनी चाहिए कि आपकी पहली नौकरी हो, इसका पैमाना ये होगा कि पीएफ में पहले आप एनरोल किए हो। दूसरा जो स्कीम है वह है एम्प्लॉयर को सरकार देगी। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का एम्प्लॉयर है, उसने अपने यहाँ नई नौकरी दी है तो उसको सरकार इंसेंटिव देगी। जितने सैलरी वाले लोगों की नौकरी दी है उसके हिसाब से तय होगा, 1,000, 2,000, 3,000 रुपए तक की इंसेंटिव है। अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नहीं है तब आपको 2 साल तक के लिए सरकार यहाँ पे इंसेंटिव देगी। तो ये सरकार का पूरा एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। भारत के साथ यूएस ट्रेड डील के लिए अगले 24 घंटे काफ़ी अहम हो सकते हैं। सीएनबीसी आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक 9 जुलाई से पहले यूएस के साथ एक मिनी डील होने की भी पूरी संभावना है। इस बीच अलग अलग देशों के साथ वाले ट्रेड डील के मसौदे पर आज राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका की कॉमर्स डिपार्टमेंट के बीच बैठक होने वाली है। पूरी खबर बताएंगे लक्ष्मण जी। बताएं लक्ष्मण जी। देखिए, इस ट्रेड डील की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 9 जुलाई आखिरी तारीख है। अगर 9 जुलाई तक जिस देश के साथ ट्रेड डील नहीं होगी उस पर भारी भरकम 26% का ड्यूटी यूएस लगा देगा। इसलिए हर देश अपने साथ यूएस के साथ ट्रेड डील करने की तैयारी में है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक भारत के साथ यूएस की कंप्लीट ट्रेड डील तो नहीं, एक कह सकते हैं अंतरिम ट्रेड डील या फिर मिनी ट्रेड डील होने की पूरी संभावना है। इस मिनी ट्रेड डील के तहत कुछ सेक्टर के कई सारे प्रोडक्ट शामिल होंगे। मेन पेंच फंसा हुआ है एग्री प्रोडक्ट को लेकर के। यूएस चाहता है कि भारत में जब यूएस का एग्री प्रोडक्ट आए तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी ना ली जाए या फिर बहुत कम ली जाए। उसको लेकर भारत की कोशिश ये है कि भारत के हितों के साथ समझौता यहाँ पे ना किया जाए। बाकी मुद्दों पर बातचीत लगभग बन चुकी है। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग देशों के साथ जो ट्रेड डील का मसौदा तैयार हुआ है उस मसौदे को लेकर के यूएस का कॉमर्स डिपार्टमेंट आज यूएस के प्रेसिडेंट ट्रंप से मिलने वाला है। तो ट्रंप उस मसौदे पर अपनी राय रखेंगे, फिर उसमें बदलाव की सिफारिश करेंगे, फिर उसको हरी झंडी देंगे। इसलिए से अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण है। और इस बीच जो हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर, उनका अपने यूएस के काउंटर पार्ट से मुलाकात हो रही है। तो ये सारे डेवलपमेंट बता रहे हैं कि शायद कुछ बड़ा होने वाला है। ट्रेड डील होने की संभावना बहुत ज्यादा है। पूरी ना हो, मिनी ट्रेड डील जरूर हो सकती है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। बढ़ते हैं आगे। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन सुधीर शेखरी के मुताबिक भारत और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील होने वाली है, अपैरल एक्सपोर्ट को उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला। ट्रेड डील से अपैरल एक्सपोर्ट्स की लेकिन चिंताएं क्या है, इस पर सुधीर शेखरी से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। आप लोगों के क्या कंसर्न्स हैं अगर ये ट्रेड डील नहीं होती है तो? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी से जो मीटिंग हुई फ्राइडे को, उसमें उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि जो हमारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है अपैरल की, उसका खास ख्याल रखा जाएगा और सारी नेगोशिएशंस में ये जरूर ध्यान दिया जाएगा कि हमारा जो एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल है वो मत बिगड़े। लेकिन सर पहले ट्रांच में आपको लगता है कि इसमें जो है आपके अपैरल्स आ जाएंगे इसमें? बिल्कुल आएंगे, लेकिन देखिए क्या है कि अपैरल में भी कई लाइंस है। तो अब कौन सी लाइन आती है, कुछ लाइन में कम होगा, कुछ लाइन में ज्यादा होगा, बट ओवरऑल हमारे लिए अच्छा ही रहेगा। फिर एक आखिरी सवाल, यूके के साथ भी हमने ट्रेड डील साइन कर लिया था, वहाँ पे भी बेनिफिट आपको अब नजर आ रहे हैं उसके होते हुए धीरे धीरे? बिल्कुल। देखिए पहले तो हमारा जो यूके के साथ एक्सपोर्ट है, हम सोच रहे हैं कि पहले साल में ही, ऑफ कोर्स पहले तो इम्प्लीमेंटेशन होनी है, अभी इम्प्लीमेंटेशन होते हुए 1 साल लगेगा, लेकिन उसके बाद पहले साल में हम समझते हैं कि कम से कम 25% का इंक्रीज होगा हमारा बिजनेस। पिछले साल भारत में एफडीआई से ज्यादा रेमिटेंस की रकम आई है। अमेरिका से भारत में पैसा भेजने वालों पर अमेरिका ने 5% टैक्स लगाने की बात कही थी, लेकिन अब यूएस सीनेट ने 1% टैक्स लगाने का ही फैसला किया है। इसका क्या होगा असर, देखिए केतन जोशी की रिपोर्ट। जगदीश व्यास और इनकी पत्नी को इनकी दोनों बेटियां अमेरिका से पैसा भेजती हैं। दोनों पढ़ाई करके वहीं सेटल हो गई हैं। रेमिटेंस पर 5% टैक्स लगने की खबर से ये चिंता में आ गए थे, लेकिन अब टैक्स कम हो जाने से राहत की सांस ले रहे हैं। वो लोग जब वहाँ से पैसे हम भेजते हैं तो हमारी लाइफस्टाइल काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। मतलब कि हमें कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करना है,
कोई दान पुण्य करना है, कोई मित्रों को कहाँ भेजना है, यात्रा करनी है, और शायद ये हमारा एंटरटेनमेंट जाना है, ड्रामा देखना है, तो ये आसान रहता है। वर्ल्ड बैंक और आरबीआई के डेटा के मुताबिक साल 2024-25 में भारत में विदेश से कुल 11,60,000 करोड़ का रेमिटेंस आया। पिछले 8 साल में विदेश से आने वाली रेमिटेंस की रकम डबल हो चुकी है। इसमें अमेरिका से रेमिटेंस का हिस्सा करीब 25% है। दुनिया भर में हमारे भारतीय और खास करके गुजराती बसे हुए, और उनका वतन के लिए एक प्रेम अनोखा रहता है। और खास गांव में जो लोग रहते हैं और धार्मिक क्षेत्र में जो लोग हैं, वो अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए कुछ ना कुछ चैरिटी करते रहते हैं। एक 5% चैरिटी होने के बाद बहुत उसमें इफेक्ट आया था, जो आज 1% होने के कारण काफी बेनिफिशियल हुआ है। और गांव में जो छोटे से छोटा गांव है, वहां तक चैरिटी पहुंचती है। साथ में जो भी इमरजेंसी कुछ आफत आ जाती है, तो उस टाइम भी करोड़ों रुपए की जो चैरिटी होती है, उसमें भी काफी बेनिफिट होगा। खास करके भारतीय अपने देश के प्रति काफी लगाव रखते हैं और चैरिटी में उनका योगदान ज्यादा रहता है। अमेरिका में बसे लाखों भारतीय सिर्फ परिवार को नहीं, भारत के गांव में मंदिरों और दूसरे सामाजिक काम में हजारों करोड़ रुपए भेजते हैं। अच्छी बात यह है कि अमेरिका से अगर किसी कार्ड के जरिए पेमेंट की जाएगी तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। रेमिटेंस टैक्स कम होने से न केवल व्यास परिवार जैसे लाखों परिवार को फायदा होगा, लेकिन भारतीय अर्थतंत्र में जो ये बूस्टर डोज का काम कर रहा है, वो आगे भी अब जारी रह सकता है। केतन जोशी, अहमदाबाद। आज बिग बोल्ड रिफॉर्म जीएसटी को लागू हुए 8 साल पूरे हो गए हैं और आज ही जून में 1,85,000 करोड़ के जीएसटी कलेक्शन की खबर भी आई है। जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल के मुकाबले 6.2% का इजाफा देखने को मिला है। 2017 में आज ही के दिन संसद के सेंट्रल हॉल में तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने जीएसटी की शुरुआत की थी। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी को एक ऐतिहासिक रिफॉर्म बताया है। प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जीएसटी 8 साल में एक ऐतिहासिक सुधार के रूप में सामने आया है। इसने भारत के आर्थिक परिदृश्य को नया आकार दिया है। कंप्लायंस के बोझ को कम करके जीएसटी ने विशेष रूप से छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए व्यापार करना बहुत आसान बनाया है। जीएसटी ने आर्थिक विकास के लिए एक शक्तिशाली इंजन के रूप में भी काम किया है, जबकि भारत के बाजार को एकीकृत करने के इस यात्रा में राज्यों को समान भागीदार बनाकर सच्चे सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया है। तो 8 साल के सफर में जीएसटी ने गुड एंड सिंपल टैक्स का लक्ष्य किस हद तक हासिल किया, इसी पर है आज का आवाज अड्डा। जीएसटी के 8 साल कितना कमाल, शाम 7:57 पर। और यहां पे रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन तुरंत हाजिर होते हैं। खबरें भी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सेंसेक्स वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में आज दायरे में कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन सेंसेक्स निफ्टी की फ्लैट क्लोजिंग हुई है। सेंसेक्स 91 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी 25 पॉइंट का उछाल देखने को मिला। निफ्टी में मिड कैप इंडेक्स की निचले स्तर से सुधरकर बंद हुआ है और निफ्टी बैंक हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ है। तेल गैस मेटल इंडेक्स में बढ़त रही है। एफएमसीजी, रियल्टी, आईटी शेयरों पर दबाव देखने को मिला। 10 जुलाई से टीसीएस के नतीजों के साथ Q1 के नतीजों की शुरुआत होगी। आईटी सेक्टर के लिए कैसा रहेगा Q1? जेम फाइनेंशियल की क्या है रिपोर्ट, बता रही हैं कंचन नौटियाल। डेफिनेटली, जैसे कि आपने भी मेंशन किया, टीसीएस के नतीजे आएंगे 10 जुलाई को और वहीं से जो बाकी के कंपनीज हैं वहां से हमें नतीजे देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर हम इन्फोसिस की बात करें, पर्सिस्टेंट सिस्टम 23 जुलाई को अपने नंबर्स प्रेजेंट करेंगे। आगे चल के एम्फेसिस 24 जुलाई को, केपीआई टेक भी अपने 30 जुलाई को नंबर्स जो है Q1 के प्रेजेंट करने वाले। जेएन फाइनेंशियल ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली है, शुरुआत में उन्होंने कह दिया है कि देखिए कोई बुरी खबर नहीं है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अच्छी खबर है। स्टेबल आउटलुक दिया है ओवरऑल अगर आईटी सेक्टर माना जाए, लेकिन उन्होंने बोला है कि फ्यूचर को लेकर इस टाइम पे काफी ज्यादा जो कॉशियस अप्रोच है वो बरकरार है। अगर Q1 में सीसी ग्रोथ देखी जाए तो वहां पे हमें 2
+2 से -2% की यहाँ पे नंबर्स देखने को मिल सकते हैं। मार्जिन हमें रेंज बाउंड देखने को मिल सकते हैं, यानी कि नंबर प्लेट पे 0.5% से -1.2% के बीच में जो मार्जिन है वो रहने की उम्मीदें जताई जा रही है। उनका कहना है कि जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो थोड़ी सी हमें स्लोअर साइड में बनती हुई दिखाई दे सकती है। करेंसी भी हमें वीकर है, जिसका सीधा इंपैक्ट हमें कंपनीज के नंबर्स पे पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। Q1 में अगर हम डील पाइपलाइन देखें तो वहां पे एक सुधार की संभावनाएं जताई जा रही है। कंपटीशन बढ़ने से, वेंडर कंसोलिडेशन से जो प्राइसिंग प्रेशर है वो भी हमें बरकरार होता हुआ दिखाई देगा। वहीं जो ग्लोबल मार्केट की अनसर्टेनिटी है उसका भी रिफ्लेक्शन हमें ओवरऑल आईटी पैक में आता हुआ नजर पड़ सकता है। एक बार कंपनी स्पेसिफिक देख लेते हैं कि किसके नंबर किस तरीके से रह सकते हैं। शुरुआत टीसीएस के साथ ही कर लेते हैं। इनका मानना है कि इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है वहां पे एक सुधार देखने को मिल सकता है। मार्जिन भी स्टेबल रहने की उम्मीदें जताई जा रही है। साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग डील विन से भी इनको एक अच्छा खासा फायदा आता हुआ नजर पड़ सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, इन्फोसिस के नंबर्स की बात करी जाए तो Q1 में जो सीसी रेवेन्यू ग्रोथ है वहां पे एक सुधार की संभावनाएं जताई जा रही है। वीजा और मार्केटिंग कॉस्ट घटने से जो मार्जिन है उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। और गाइडेंस की बात करी जाए तो इसको भी अच्छा खासा रिवाइवल दे दिया गया है। 1 to 3% पे ये गाइडेंस निकाली गई है। HCL के टेक के नंबर की बात करें तो यहाँ पे हमें जो प्रदर्शन है थोड़ा सा वीकर साइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो नंबर्स है उस पर ओवरऑल हमें जो सीजनैलिटी का इंपैक्ट है दिखाई दे सकता है। LTI माइंट्री यहाँ पे एफिशिएंसी में सुधार आ सकता है, जिससे मार्जिन को सपोर्ट मिलेगा। और Q1 में जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है उसमें एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है। करीब $2 बिलियन के पार ये नंबर जो है पहुंच गया है। कोफॉर्ज की बात करी जाए तो Q1 में इसकी जो सीसी ग्रोथ है यानी कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो 1.7% से 7.4% रहने की संभावनाएं जताई जा रही है। $120 मिलियन सैबरी डील से जो इनकी ग्रोथ है उसको अच्छा खासा बूस्ट मिला है। वही कम ईसॉप कॉस्ट से मार्जिन में भी सुधार की संभावना है। ओवरऑल नंबर्स हमें स्टेबल देखने को मिल सकते हैं। आज हम अपने सहयोगी चैनल CNBC बाजार के 11 साल पूरे होने का जश्न भी मना रहे हैं। इस खास मौके पर NSE के MD एंड CEO आशीष चौहान ने CNBC बाजार के काम की सराहना की। उन्होंने इस खास मौके पर NSE IPO की टाइमलाइन भी सामने रखी है। उन्होंने कहा कि उनकी तैयारी पूरी है और सेबी की NOC मिलते ही अगले 8 से 9 महीने में NSE का IPO वो ले आएंगे। પ્રક્રિયા છે એ પ્રમાણે અમે હાઈલી રેગ્યુલેટેડ ઇન્સ્ટિટ્યુશન છે, પણ ઇવન બ્રોકર્સ જ્યારે એમણે પોતાનો આઈપીઓ કરવો હોય તો સેબીની એઝ અ સેક્ટોરલ રેગ્યુલેટર એ લોકોએ એપ્રુવલ લેવી પડે. એટલે અમારે જે સેબીની સેક્ટોરલ રેગ્યુલેટરની જે નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ છે એ એક વખત આવે જેને માટે અમે અરજી કરી ચૂકેલા છીએ. અને જે રીતે સેબીમાંથી આ જે સ્ટેટમેન્ટ્સ આવી રહ્યા છે એ પ્રમાણે લાગી રહ્યું છે કે આગળ જતાં નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ મળવાની સંભાવનાઓ વધી ગઈ છે. એક વખત નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ મળી જાય એના પછી અમારે પોતાનું જે ડ્રાફ્ટ રેડ હેરિંગ પ્રોસ્પેક્ટસ કહેવાય એ પ્રિપેર કરવું પડશે. એને લગભગ 3 થી 4 મહિના લાગી શકે છે. અને પછી અમે એ સેબી પાસે સબમિટ કરશું ત્યારે એ લોકો એઝ અ રેગ્યુલેટર ફોર ધ IPO એમાંથી એ લોકો જે બી સ્ક્રુટિની કરી અને અમને ઘણા ક્વેશ્ચન્સ પૂછશે અને એના પછી એ પ્રક્રિયાને બી લગભગ 3 થી 4 મહિના થતા હોય છે. એના પછી જ્યારે એપ્રુવલ આવે ત્યારે જ અમે IPO કરી શકશું. તો દિવાળી પહેલા દિવાળી સુધી એટલે લગભગ તમને NOC જ્યારે આવે એના પછી લગભગ 8 થી 9 મહિના નો समय લાગે. कर्नाटक के हासन से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है और डराने वाले भी। हासन जिले में 40 दिन के भीतर 21 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। इनमें 62% लोग 45 साल से कम उम्र के थे। 5 लोगों की उम्र 19 और 25 साल के बीच थी। 25 से 45 साल उम्र वाले 8 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हुई है। अकेले सोमवार को हार्ट अटैक से हासन में 3 लोगों की मौत दर्ज की गई है। हासन में पिछले 2 साल में 507 लोगों को हार्ट अटैक की शिकायत हुई है। इनमें से 190 लोगों की जान गई। हार्ट अटैक के इतने सारे मामले आने के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಸನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ದವರು ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲಿಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಅದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೇಸನ್ನು ಆ ರೀತಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट रहिए। इसके लिए जुड़े रहिए CNBC आवाज से। हम सोशल मीडिया पर भी मौजूद हैं। नमस्कार।
powered by